करने से पहले साबुन से हाथ धोएं। हर मेज को 3 से 6 फीट दूर रखें। दोपहर का खाना, खेल तथा अन्य गतिविधियों के लिए खंडों में विभाजित समय सारणी रखें। स्कूल परिसर को हर रोज सैनिटाइज करें। शौचालय में साबुन और पानी की उपलब्धि सुनिश्चित करें। बस में आपसी दूरी बनाकर कैसे बैठें, ये छात्रों को सिखाएं। स्कूल में कोविड निवारण समिति तैयार करें। अस्वस्थ छात्रों और कर्मचारियों को तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने को कहें। जब स्कूल फिर से शुरू होंगे, तब प्राथमिकता होगी कि छात्र स्कूल के वातावरण में खुश रहें और सुरक्षित महसूस करें। एनडीएमए एवं आईआईपीएचजी द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारे इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना ही है, लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया को समावेशी बनाने की कोशिशों की, ताकि सबकी सुरक्षा हो सुनिश्चित। और आपदा चाहे जैसी भी हो, आपदा का सामना और उसका प्रबंधन एक बेहद ही जटिल और संवेदनशील मसला होता है, जिसमें कोशिश होती है कि अलग अलग समुदायों के बीच किसी तरह का बंटवारा या भेदभाव ना हो। आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में ऐसे समूहों की ओर से भी विशेष प्रयास हों, जो उनके लिए भी विशेष प्रयास हो जो आपदा में ज्यादा जोखिम की स्थिति में होते हैं। आज बात कर रहे हैं हम समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण की, और ज़रा इस मसले को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण मामला है? तो भारत राष्ट्रीय दिशा निर्देश इस मसले पे जारी करने वाला पहला देश बना है। आपदा जोखिम कम करना यानी पूरी प्रक्रिया को समावेशी और सबके लिए सुलभ बनाना इसमें शामिल है। हितधारकों को नीतियां, योजनाएं बनाने और क्रियान्वयन में शामिल करना। इस प्रक्रिया के तहत आपदा प्रबंधन में महिलाओं को नेतृत्वकर्ता के रूप में शामिल करना, ये भी इसका हिस्सा है। युवा, बच्चे और शिक्षा जगत के लोगों को इस प्रक्रिया में शामिल करना, सिविल सोसाइटी के लोगों को शामिल करना, राज्यों के साथ सहयोग के अवसर को बढ़ाना, ये IDRR का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपदा प्रबंधन में सभी सामाजिक वर्गों को शामिल करना, और चाहे दिव्यांगता हो, लिंग आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन है, धर्म, जाति, वर्ग, किसी भी आधार पे भेदभाव ना हो, बुढ़ापा या उम्र के आधार पर आपदा प्रबंधन में कोई भेदभाव ना हो, इस तरह की बातें इसमें स्पष्ट रूप से सामने आई हैं। कुछ जरूरी सवाल हैं क्या कि क्या अलग अलग सामाजिक समूहों पर आपदा का असर अलग अलग होता है? ये एक महत्वपूर्ण मसला। क्या समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर आपदा में ज्यादा जोखिम होता है? और इन जरूरी सवालों में ये भी शामिल है कि क्या कैसे सामाजिक समूह आपदा के समय ज्यादा जोखिम में होते हैं और क्यों होते हैं, और किस तरह की कोशिशें हो रही हैं। समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीति कैसे ज्यादा जोखिम वाले समुदायों की मदद करती है और कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में ज्यादा जोखिम वाले लोगों की क्या खास जरूरतें होती हैं जिनका ध्यान रखना वह जरूरी होता है, और महिलाएं क्यों आपदा के समय ज्यादा जोखिम वाली श्रेणी में मानी जाती हैं या होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। और इसके अलावा बच्चे और बुजुर्ग क्या आपदा के समय ज्यादा जोखिम में होते हैं? क्या हमारे विचार के दायरे में ये आता है और किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? इसी के साथ साथ अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय क्यों आपदा के समय ज्यादा जोखिम में होते हैं और क्या उपाय किए गए, ये भी हम चर्चा करेंगे। दिव्यांगजन क्यों आपदा के समय ज्यादा जोखिम में होते हैं और उनके लिए अलग दिशा निर्देश भी सामने आए हैं, और ज़्यादा जोखिम वाले समूहों को कैसे बेहतर तरीके से आपदा प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। इन सब ज़रूरी सवालों पे हम आज बात करेंगे। अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ नवल प्रकाश जी हैं, और जो संयुक्त सलाहकार हैं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण मामलों के एनडीएमए की बात कर ले जहां तक। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे सुरेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, और हमारे साथ जुड़ेंगे KVS राव साहब, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले नवल प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा
कि जो IDRR की बात होती है, जो इस समावेशीकरण की बात होती है, ये विचार क्या कहता है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? शुरुआत करने के पहले मैं अपने सभी दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी कोविड के सिचुएशन को देखते हुए 3 बिंदुओं का पालन करना, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी और हाथों की सफाई, तो मैं सभी दर्शकों से यह आग्रह करूंगा कि ये 3 बातों का सख्ती से पालन करें। जहां तक समावेशी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 2005 में जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना, तो उस एक्ट में भी सेक्शन 61 में यह कहा गया कि किसी भी समाज के किसी भी तबके के साथ किसी भी तरह के भेदभाव डिजास्टर मैनेजमेंट के परिप्रेक्ष्य में नहीं होगा। उसके बाद अभी हाल में 2016 में जब एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ, उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 10 बिंदुओं की बातें की। उसमें उन्होंने इंक्लूसिव DRR की भी बात की है। तो बेसिकली अगर देखें हम, तो इंक्लूसिव DRR जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। पैराडाइम शिफ्ट के बाद ये होलिस्टिक अप्रोच है, जिसमें कि सभी लोगों के इन्वॉल्वमेंट की बात की गई है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव DRR की भी हम बात करते हैं। अभी 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को लाया है। उसमें हमने समाज के सभी तबकों को, विशेषकर महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और दिव्यांगजनों, जिन पर कि यह देखा गया है कि सभी आपदाओं का आनुपातिक रूप से ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमने अपने राष्ट्रीय प्लान में जो बात की है, उसमें सभी लोगों को सम्मिलित करके आगे बढ़ने की बात की है। तो उन्हें भी हम हर स्तर पर, डिजास्टर मैनेजमेंट के हर स्तर पर सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। तो इससे यह होता है कि जब वो हर चरण पे शामिल होते हैं, चाहे वो प्लान की स्थिति हो, चाहे प्लान को एग्जीक्यूट करने की के चरण हो, तो उनको जब हम इंक्लूड करते हैं, उनको जब हम इन्वॉल्व करते हैं, तो एक समेकित रूप का प्लान बाहर आता है और उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ती है। और सुरेंद्र जी, अगर आप हमें ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर जो हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से नवल जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि कौन से ऐसे समूह खास कर हैं और क्यों ऐसा माना जाता है कि ये ज़्यादा जोखिम की स्थिति में होते हैं? जी सर, आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा आपने बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब भी कोई आपदा आती है, ये बात सही है कि आपदा के बाद सभी हमारे जो वर्ग हैं, सभी जो नागरिक हैं, उनके ऊपर, चाहे नागरिक हो, पशु हो, अन्य जो भी हैं, सबके ऊपर समान रूप से होती है। लेकिन आपदा से निपटने के लिए आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको इसका ज्यादा जोखिम झेलना होता है और उनको निपटने के लिए वो इसमें बहुत असहाय महसूस करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो मंत्रालय है, ये मुख्य रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उनके कल्याण के लिए काम करता है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे अनुसूचित जाति हैं, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके कल्याण के लिए हमारा मंत्रालय नोडल
मंत्रालय है और काम करता है। इसके साथ साथ ही जैसे बहुत ही ऐसे डेस्टिट्यूट हैं जो वंचित हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, भिक्षाटन करके भी काम चलाते हैं। इसी तरह से जो आर्थिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं, उनकी देखभाल और उनके कल्याण के लिए मंत्रालय काम करता है। जब भी कोई आपदा आती है तब ये वो न केवल उसकी आजीविका के साधनों के ऊपर पहुंचती है, उनके स्वास्थ्य और उनकी जो दिनचर्या है वो उससे प्रभावित होती है। और ऐसे समय में जैसे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको बहुत अधिक सहायता की आवश्यकता होती है। हमारा मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए जैसे ओल्ड एज होम चलाता है, उसमें उनको रहने खाने की सुविधा रहती है, उनकी चिकित्सा की सुविधा होती है। इसके साथ साथ ऐसे डे केयर सेंटर भी हैं जहां वरिष्ठ नागरिक आके अपना वहां समय दिन में व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख बांटते हैं। बिल्कुल। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं तो आर्थिक मदद के रूप में दी जाती है, चाहे वो छात्र के रूप में दी जाती हो, अनुसूचित जाति के सभी स्तर पर, चाहे स्कूल के स्तर पर या कॉलेज के स्तर पर रिसर्च करते हैं उसके समय, बिल्कुल, यहाँ तक कि जो विदेशों में पढ़ते इन हैं योजनाओं के बारे में आगे हम विस्तार से जरा बातचीत करेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, केवीएस राव साहब हमारे साथ हैं, निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। दिव्यांगजनों को लेकर हम जानते हैं कि इंडिया में ने अलग से भी जो है दिशा निर्देश निकाले हैं और वैश्विक स्तर पर इसकी चर्चा होती रही है। क्या आपको लगता है जो और वंचित समूह हैं जिनका विशेषकर ध्यान रखा जाता है पूरी आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया में, दिव्यांगजनों की स्थिति बेहद ही खास हो जाती है? क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें, जो दिशा निर्देश पहले आए हैं, किस तरह से वो मदद कर पा रहे हैं आपदा की स्थिति में, विशेषकर दिव्यांगजनों की बात करें तो? राव साहब। नमस्कार और धन्यवाद। जिस तरह आपने कहा कि एनडीएमए इनफैक्ट सितंबर 2019 में गाइडलाइंस जारी किया है, इंक्लूसिव डिसेबिलिटी गाइडलाइंस। लेकिन ये गाइडलाइंस जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स को और सभी अथॉरिटीज़ को पहुंचने से पहले ये कोविड आपदा शुरू हुआ है, तो काफ़ी लोगों को इसका डिटेल्स पता नहीं था, क्योंकि गाइडलाइंस के बाद कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ उनको सेंसिटाइज करने का ये ज़रूरी था। लेकिन जब ये शुरू हुआ है तो इमीडिएटली आफ्टर द लॉकडाउन हमारा डिपार्टमेंट सोचा है कि सेंसिटाइज करने का ज़रूरी है। तो हम 26 मार्च को इमीडिएटली कॉम्प्रिहेंसिव डिसेबिलिटी इंक्लूसिव गाइडलाइंस जारी किया है और सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया है, अलर्ट किया है किस तरह इनको दिव्यांगजन भाई बहन को किस तरह स्पेशल अटेंशन देना है। और उसमें हम क्लियरली लिखा है कि इसमें उनका प्रायोरिटी होना चाहिए सभी में, जो फूड है, खाना पीना और मेडिसिन, और केयर गिवर स्पेशली जो मेड, इस तरह लोग जो अटेंडेंट उनका नॉर्मल टाइम में जो मदद करते हैं और लॉकडाउन के टाइम में उनका आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनका काफी प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो हम इस गाइडलाइंस में पूरी तरह स्टेट गवर्नमेंट्स को बताया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स तुरंत उसका रिस्पॉन्ड किया है और स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और कलेक्टर्स को वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। नवल जी, इस समय हम ये जानना चाहेंगे कि जो IDRR को लेके जिस तरह की कोशिशें रही हैं और ख़ासकर जिस तरह से इसका एक पूरा हम देख रहे हैं, लंबे समय से इसकी कोशिशें हो रही हैं और NDMA के चाहे वो 2005 का पूरा विधेयक हो और उसके बाद भी इस पे लगातार काम हुआ है, क्या आपको लगता है कि जो एक क्षमता निर्माण की बात है और जो आपका सीधा कंसर्न भी उससे है, किस तरह से कम्युनिटी में इसको लेकर सेंसिटिविटी पैदा की गई, किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग की गई प्रशिक्षण के जरिए, क्या हमें बताना चाहेंगे दर्शकों को? अगर हम IDRR के संबंध में कम्युनिटी की बात करें तो 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक स्कीम, पायलट स्कीम की बात की,
और उसे अभी भी हम चला रहे हैं। इस स्कीम का नाम है आपदा मित्र। इसमें हम 30 जिले 25 राज्यों को हमने चिन्हित किया, उसमें से 30 जिले हमने आइडेंटिफाई किए और इन 30 जिलों में हर जिले से 200 युवकों और युवतियों को हमने प्रशिक्षण देने का कार्य किया और वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें हमने आपदा मित्र का नाम दिया। और अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो आपदा मित्र हैं, ये कोविड सिचुएशन में भी काफी काम कर रहे हैं। और जहां आपने बोला कि अवेयरनेस जनरेशन, जागरूकता की बात, तो अभी इन आपदा मित्रों के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। अभी वर्तमान संदर्भ में वो कोविड से कैसे बचें, ये 3 बिंदुओं का पालन, मास्क पहनना, हाथों की सफाई और 2 गज की दूरी, इस संदर्भ में वो अपने कार्य क्षेत्र में जागरूकता फैला रहे हैं। साथ ही साथ वह डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा से कैसे बचना चाहिए, आपदा के समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन बिंदुओं को भी वह समुदाय में फैला रहे हैं। अभी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी सफलता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस स्कीम को अपस्केल करने की बात की है और अभी हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस स्कीम को 350 जिलों में लागू किया जाए, सभी राज्यों के 350 जिलों में लागू किया जाए और 1 लाख वॉलंटियर्स तैयार करने का हमारा लक्ष्य है। और सुरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से आपने बताया भी, हम अलग अलग सामाजिक वर्गों की बात कर रहे हैं, समूहों की, समुदायों की बात कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों। बुजुर्गों की स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि बुजुर्ग शारीरिक तौर पे भी उस तरह की स्थिति में नहीं होते शायद कि जब बचाव की प्रक्रिया चल रही हो, राहत रेस्क्यू की पूरी प्रक्रिया चल रही हो, उसमें उस तरह से रिस्पॉन्ड कर पाएँ। और आपने जिस तरह से अपने संबोधन में कहा था कि आपदा के बाद की जो स्थिति होती है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होती है, तो कैसे इसके बीच में तालमेल बिठाया गया है और जो दिशा निर्देश जो हैं वो किस तरह से ज़मीन पर लागू हो पा रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी न केवल शारीरिक लेकिन उनके खान पान की, उनकी चिकित्सा की सब आवश्यकताएं बहुत अलग हो जाती हैं। तो जब भी कोई आपदा होती है तो उसको उनकी जो देखभाल है प्रकार से होती है। हम सब जानते हैं कि जब से आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, और जब जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति है वो एक समेकित प्लान बनाती है, उसमें जो जिले में जो संसाधन है उसमें जैसे बुजुर्गों की जो देखभाल है, बुजुर्गों की देखभाल करने के जितने वहाँ जैसे केंद्र हैं, जितने वहाँ उनके जो तो सीनियर सिटीजन केयर गिवर जो हैं उनकी संख्या क्या है, कितने लोग हैं जो उस जिले में उपलब्ध हैं, उस स्थान पर उपलब्ध हैं, उन सबकी सूची जिला स्तर पर रहती है। उनको जब ऐसी कोई आपदा आती है तो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी देखभाल के लिए कैसे लगाया जा सकता है, तो वहाँ उपलब्ध जो संसाधन हैं उनको उस समय कैसे उनका उपयोग किया जा सकता है, ये जिला स्तर पर ये विशेष रूप से ये निर्देश हैं और जिला स्तर का जो प्लान है उसमें ये समाहित है कि बुजुर्ग हैं या अन्य जो कमजोर वर्ग हैं उनको ऐसे समय पर किस प्रकार उनकी सहायता की जाए, उनकी मदद की जाए, और जो सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके द्वारा जो मदद की जा रही है, पहले से की जा रही है, उस मदद को उस समय सही रूप में लागू कर देना और उनको उनकी सहायता कर देना। जैसा आपने कहा तो विशेष रूप से हमारे जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए वो आने से लेकर चिकित्सा से लेकर उनकी देखभाल करने के लिए जो संसाधन उस स्थान पर हैं उन सबका सदुपयोग करते हुए आपदा से उनको किस प्रकार से बाहर निकालें, आपदा के समय उनकी कैसे मदद करें, इसके लिए जिला स्तर पर एक सुव्यवस्थित योजना बनी हुई है। जी बिल्कुल।
राव साहब, एक बड़ा मुद्दा ये भी है जो डिसेबल लोगों की, जहाँ तक की बात है, दिव्यांगजनों की बात है, जिस तरह से दिशा निर्देश ये बताते हैं कि एक बड़ी सिस्टम की बात उसमें कही गई है, यानी एक सहयोगी उसका होगा और उस तरह से उसको न सिर्फ राहत बचाव के समय में उसकी एक भूमिका होगी, बल्कि उसके बाद भी एक भूमिका की तरफ चीज़ों को रेखांकित किया गया है। ये बड़े संसाधनों की मांग करता है और उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है एक संवेदनशीलता की बात करता है। तो आपदा के समय जब हम देख रहे हैं पूरा समुदाय जो उस समय उसकी चपेट में होता है, वो बड़ी विपरीत परिस्थितियों में होता है, तो इस संवेदनशीलता को कैसे सुनिश्चित किया गया है और इन दिशा निर्देशों और जो तमाम कोशिशें हैं आप लोगों की, कैसे इस संवेदनशीलता को सुनिश्चित कर रही हैं? या जो गाइडलाइंस किस तरह इम्प्लीमेंट होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इस पे काफ़ी इंटरेस्ट लिया है, हेल्पलाइन शुरू किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफ़ी काम हो रहा है। लेकिन हम सोचा है कि ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। तो हम ये शुरू किया है एक व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, हर स्टेट के जो आयुक्त होते हैं दिव्यांगजनों के, वो व्हाट्सएप ग्रुप में हम स्टार्टिंग से पहले से ही इंटरेक्ट करना शुरू कर दिया। उनका जो भी प्रॉब्लम्स है हम शेयर किया है, और जो जो स्टेट्स कुछ काम अच्छा शुरू कर रहे हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी शेयर करना शुरू हुआ। देन हम ये भी किया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनका आना जाना मुश्किल होता है इस सिचुएशंस में, और हम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स को लिखा है और उनको एग्जेम्पशन का हम लिया है। और जो मेंटल स्ट्रेस जो ज़्यादा होता है इस समय, जो हेल्पलाइंस काफ़ी है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट के लेवल पे मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन शुरू किया है, जिनका नंबर है 1800-599-0019। रिपीट करूंगा, 1800-599-0019। इससे काफ़ी लोगों को लाभ हो रहा है। जो काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम्स हुआ था स्टार्टिंग में, जिस तरह जो लॉकडाउन के टाइम में जो उनके पास जो मेड या अटेंडेंट आना नहीं हुआ था, लेकिन हम जो होम मिनिस्ट्री से टेकअप किया है और तुरंत वो जारी किया है स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इनका केयर गिवर्स का अलाउ करने के लिए, और जो हेल्थ के लिए, जो भी ट्रीटमेंट के लिए इनका प्रायोरिटी देने के लिए, और जो फैसिलिटीज सुगमी बनाने के लिए, वो भी हम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप किया है, और सही टाइम पे काम हुआ है। और एनजीओज भी इसमें काफ़ी मदद दे रही है जो दिव्यांगजन भाई बहन को। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से कोशिश हो रही है और उस पर प्रतिक्रिया भी आ रही है, राज्यों की बात है, बेहद महत्वपूर्ण बात। और नवल जी, यहाँ पे ये हमें समझाएं कि 2005 के बाद से इंडिया में जब अस्तित्व में आया, उसके बाद लगातार समय समय पर ये समावेशीकरण की इस पूरी प्रक्रिया को बार बार अलग अलग तरीक़े से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश दिखती है। ऐसे में क्या आज हम कह सकते हैं कितना इसका असर पड़ा है मोटे तौर पे? जैसा कि अभी राव साहब कह रहे थे कि कोविड के समय स्थितियां और बड़ी दूसरी तरह की हो गई, बड़ी विपरीत स्थितियां हो गई, जो गाइडलाइन थी वो भी उस तरह से उसका वितरण नहीं हो पाया। तो क्या कहेंगे, कैसे इसका असर हुआ है? अगर एक पूरे इसको समावेशी की प्रक्रिया को अगर पूरे एक होलसम तरीके से हम दे सकें, कुल मिलाकर इसके पूरे सार को समझने की अगर कोशिश करें, तो अब तक 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ। उसके बाद से लगातार हम इन पहलुओं पर काम करते आ रहे हैं, और अभी अगर देखा जाए तो आईडीआरआर का एक मुख्य बिंदु यह भी होता है कि लोगों की भागीदारी। आज सभी लोगों की भागीदारी आ रही है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, स्कूल सेफ्टी। अगर आप देखें तो अभी हमने स्कूल सेफ्टी के जरिए लगभग सारे स्कूलों को यह बताया है कि आपके स्कूल का प्लान होना चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए। तो स्कूल के बच्चे, वहाँ के अध्यापक, शिक्षक, वह सम्मिलित रूप से सामने आ रहे हैं और वो अपने प्लान को बना रहे हैं। तो इस तरह से उनके अंदर जागरूकता भी फैल रही है। यह तो हुई एक बात स्कूल सेफ्टी की। अगर हम दूसरी तरफ विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करें, विमेन के इन्वॉल्वमेंट की भी बात करें, तो
आप देखेंगे कि एनडीआरएफ में भी विमेन टुकड़ी आ रही है, बहुत सारे सीएपीएफ में भी विमेन टुकड़ी आ रही है। और चूंकि यह महिलाएं जो हैं आपदा से ज्यादा प्रभावित होती हैं, तो इनको अगर हम एम्पावर करते हैं तो यह काफी कारगर साबित होगा। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने दिव्यांगजनों, चूंकि दिव्यांगजन जो हैं आपदा से बहुत ज्यादा ग्रस्त हो जाते हैं, किसी भी आपदा में उनकी परेशानियां बढ़ जाती हैं, तो उन्हें उनकी परेशानियों को कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी एक डिसेबिलिटी इंक्लूसिव डिजास्टर रिस्क रिडक्शन नामक एक दिशा निर्देश किए हैं। और एक आखिरी सवाल मैं केवीएस राव साहब आपसे मैं पूछ लूं कि निश्चित तौर पर संवेदनशीलता के स्तर पे काम हुआ है, और हम एक देखते हैं चीज़ें जिस तरह से पिछले 4-5 सालों में जो दिव्यांगजनों को लेकर एक संवेदनशीलता बढ़ी है, और हम जो दिव्यांग शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसका एक प्रतीक है। तो काफ़ी कुछ बदलने की कोशिश की गई है समाज में, और हर स्तर पे उनके लिए सुविधाएं, और आपदा को अगर हम और उसके प्रबंधन को इससे जोड़ दें तो क्या इसने बदलाव लाया है? जो एक बहस के केंद्र में विकलांग लोग अब दिव्यांगजन के नाम से जाने जा रहे हैं, और कई विशेष चीज़ों का निर्माण किया गया, सुविधाओं का निर्माण किया गया है, इसने कितनी मदद की है? आपने सही कहा कि दिव्यांगजनों का जो अधिकार के लिए काफ़ी काम हो रहा है। जैसे आपको पता है कि जो 2016 जो नया कानून है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कानून 2016 का, इसमें क्लियरली सभी जो उनका राइट्स एंटाइटलमेंट्स सभी दिया गया है। और सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि जो एनडीएमए हो या एसडीएमए या डीडीएमए, मैंडेटरीली इनका जो प्रोटेक्शन सेफ्टी देना है दिव्यांगजनों के लिए, और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी डिटेल्स है सभी डाटा मेंटेन करना है, और सभी को इन्फॉर्म करना है कि इसमें क्या करना है। तो ये तो मैंडेटरी हो चुका है, तो इस कारण वहाँ इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। और एक और चीज़ हम बताना चाहते हैं, जो भूकंप और जो दूसरा डिजास्टर्स जब आते हैं उसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस लेते हैं, और वी नो हाउ टू हैंडल इट। लेकिन ये जो कोविड आपका है काफी यूनिक ऐसा है कि और इतना सरप्राइज दिया है कि इस तरह किस तरह हैंडल करना है। खत्म हो रहा है राव साहब। एक तरफ तो दिव्यांगजनों की मदद चाहिए, लेकिन दूसरा तरफ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, तो काफी बड़ा चैलेंज है। और इसमें काफी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी स्टेप्स लिया है और एनजीओ की मदद से काफी नया चीज सीखा हुआ है। और ये जो लॉकडाउन अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो इसके लिए काफी मदद मिल रहा है। किस तरह निश्चित तौर पर जो ये परिस्थितियां हैं, कोरोना काल की परिस्थितियां, कोविड-19 की स्थितियां, वहाँ निश्चित तौर पर जो पूरी आपदा की स्थिति है वहाँ पे कई सारी नई बातें और नए जो पहल हैं वो किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर उसमें एनडीएमए की गाइडलाइन और आप मंत्रालयों की कोशिशें, उसकी एक बड़ी भूमिका है। लेकिन समाज में इसको लेकर भी संवेदनशीलता बेहद ज़रूरी है। उम्मीद करेंगे कि ये संवेदनशीलता वहाँ भी पहुँच रही होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप तीनों को, नवल प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेंद्र सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, केवीएस राव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोशिश यही है कि आपदा प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन उसको किस तरह से और इंक्लूसिव बनाया जाए, समावेशी बनाया जाए, और सबको बराबर उस प्रक्रिया में शामिल किया जाए जो हितधारक हैं। और यही शायद संदेश भी है इस पूरी प्रक्रिया का। आज आपदा के सामने में फिलहाल इतना ही। फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी किसी और ऐसे ही विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार। कोरोना वायरस जिस तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, उससे हमारी दिनचर्या में काफी बदलाव आ चुका है। सार्वजनिक परिवहन हमारे समाज का एक अहम हिस्सा है, इसीलिए ये जरूरी है कि उनकी सेवाएं नियंत्रित रूप से चालू रहे। हमेशा अपने चेहरे पे मास्क पहने और सैनिटाइजर की बोतल साथ रखें। आपसी दूरी के निर्देशों का पालन